हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए चलिए चलिए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक। इसमें से करीबन करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली, हाँ, 3 से 4 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, 11th बोर्ड में भी, ठीक। तो इसमें मैं क्या कराऊंगा आपको, एनसीईआरटी की एक एक लाइन में पूरी कवर करवा दूंगा। जो भी मैंने नोट्स पहले से ही लिखे हुए हैं इसमें से एनसीईआरटी से बाहर, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो एनसीईआरटी के बाहर होगा, वो मैंने लिखा हुआ होगा, वो तभी मैंने लिखा होगा जब वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। वरना सब कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी के नोट्स है। हाँ, लेकिन कंसेप्चुअली है ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी से समझ नहीं आता है, ठीक। तो चलिए, इसमें मैं क्या करवा दूंगा आपको, एक तो ये चैप्टर में कवर करवा दूंगा, इसके सारे नोट्स में आप लोगों को समझा दूंगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे, एक भी पॉइंट भी मैंने नहीं छोड़ा होगा, ठीक। और एंड में मैं नीट के पीवाईक्यू भी करवा दूंगा। चलिए, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहली हेडिंग आप जो लगाएंगे उसे कहते हैं हम सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल किसे कहते हैं? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच a cell duplicates its genome, synthesis other constituents and gets divided into two daughter cells। यानी सेल साइकिल क्या होता है? वो इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स होते हैं जिन इवेंट्स की वजह से सेल अपने जीनोम को, यानी कि अपने डीएनए को, अपने क्रोमोसोम्स को डबल करता है, और फिर एट द एंड क्या करता है, उससे बन जाते हैं, एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। टाइम पीरियड बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स एंड देयर फर्दर डिवीजन, यानी कि दो डॉटर सेल्स, एक सेल से बन गए दो डॉटर सेल, ठीक। और इस एक डॉटर सेल से बन गए दो डॉटर सेल्स, इन दोनों के बीच में जो टाइम आता है उसे कहते हैं हम सेल साइकिल। ये दूसरी डेफिनेशन है, ठीक। चलिए, आप ये नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर कर आप ये नोट कीजिए, हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद आता है टाइम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का टाइम क्या होता है? ह्यूमन सेल, पहली एग्जांपल एनसीईआरटी ने दी है। ह्यूमन सेल, यानी कि ह्यूमन सेल कितना टाइम लेती है डिवाइड होने में? वो है 24 आवर्स। और यीस्ट सेल से क्वेश्चन पूछा गया है नीट से कि यीस्ट सेल कितना टाइम लेती है डिवाइड होने में? वो होता है 90 मिनट्स, वो होता है 90 मिनट्स। उसके बाद आता है सेल साइकिल के स्टेजेस, उसके बाद आता है हमारा सेल साइकिल के स्टेजेस। इसमें आते हैं हमारे दो स्टेज, एक तो आता है हमारा इंटरफेस और दूसरा आता है हमारा एम फेस। एक आता है हमारा इंटरफेस, दूसरा आता है हमारा एम फेस। इंटरफेस को बोलते हैं हम रेस्टिंग फेस, और एम फेस को बोलते हैं हम माइटोटिक फेस। इंटरफेस को बोलते हैं हम रेस्टिंग फेस और एम फेस को बोलते हैं हम माइटोटिक फेस। इंटरफेस में आते हैं हमारे 3 फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। एम फेज में हमें पढ़ने हैं दो स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में चार चीजें आती है, एक तो आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस होती है हमारी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, आप इसको नोट कीजिए, आप उसको नोट कीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब उठाते हैं हम इंटरफेस, अब उठाते हैं हम इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस में क्या होता है? मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, यानी कि सेल इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इंटरफेस में सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, इसे कहते हैं हम रेस्टिंग फेस। यानी रेस्ट फेस इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल इसमें डिवाइड नहीं करते हैं। लार्जेस्ट फेस होता है, पूरे सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज जो होता है, सबसे लार्जेस्ट फेज जो होता है, वो होता है इंटरफेस, ठीक। 95% ऑफ द 95% ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल, टोटल सेल साइकिल का 95% अकेला लेता है कौन? इंटरफेस। अब इसमें मैंने 3 बताए थे, 3 फेज आते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। चलिए, हम उठाते हैं पहले G1 फेज। G1 फेज क्या है? गेप वन फेज है, इसे ही कहते हैं हम पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज
प्री सिंथेटिक फेज या गैप 1 फेज। ये होता है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। इस फेज का जो पूरे सेल साइकिल का बड़ा फेज है इंटरफेस, उसी इंटरफेस का सबसे बड़ा फेज है कौन? G1 फेज। ये है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। ठीक, इवेंट्स इन G1 फेज। G1 फेज में क्या क्या होता है? एक तो होता है अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। और मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेट हियर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट यहां पर होते हैं किसमें? G1 फेज में। ठीक, ये स्लाइड आप नोट कीजिए। आप अपनी एनसीईआरटी साथ में रखो और देखो कोई पॉइंट छूट ना जाए, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे कवर होंगे इन नोट्स में। चलिए, उसके बाद आता है हमारा एस फेस। उसके बाद आता है हमारा एस फेस, सेकंड फेस ऑफ इंटरफेस। इसमें क्या होता है? ये है बिफोर एस फेस, सेल बिफोर एस फेस। ये है आफ्टर एस फेस, आफ्टर एस फेस। क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है लेकिन ये है क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स है। ठीक, जब ड्यूरिंग एस फेस के वक्त क्या होता? डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन, या डीएनए रेप्लिकेशन या जिसे कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, यानी कि डीएनए का नंबर डबल हो जाता है एस फेस में, डीएनए का नंबर डबल हो जाता है एस फेस में। ठीक, ड्यूरिंग बिफोर एस फेस, एस फेस से पहले 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एस फेस के बाद भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ 46 क्रोमोसोम्स है विथ 46 क्रोमोथ्रेड्स। ठीक, विथ 46 क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स के पास क्रोमेटिड्स है लेकिन सिंगल क्रोमेटिड, यहाँ पर है डबल क्रोमेटिड। बिफोर एस फेस के वक्त क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स के पास 46 क्रोमेटिड्स होते हैं, लेकिन जब एस फेस आता है, आफ्टर एस फेस के बाद क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। 46 क्रोमोसोम्स पहले भी थे लेकिन 92 क्रोमेटिड्स होते हैं, 92 क्रोमेटिड्स होते हैं, इसीलिए क्योंकि डीएनए का नंबर डबल हो गया है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया है, या जिसे हम कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। ठीक, यानी कि एस फेज से पहले क्या होगा? ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन क्रोमेटिड। हर एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा, तीसरा, अलग अलग क्रोमोसोम यानी कि एक ही क्रोमेटिड। और ईच क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड्स। हर आफ्टर एस फेस यानी कि एस फेस के बाद हर एक क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमेटिड्स होंगे। अगर एस फेस से पहले डीएनए का कंटेंट है 20 पिकोग्राम, बट एस फेस के बाद डीएनए का कंटेंट हो जाएगा 40 पिकोग्राम, 40 पिकोग्राम। आप इस स्लाइड को नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या होता है एस फेस में? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है लेकिन डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एस फेस के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस फेस के दौरान सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन कहाँ होता है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। किन में होता है? एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म। और वो किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। ठीक, फिर चलते हैं हम अगले फेज पर जिसे कहते हैं G2 फेज। G2 फेज को कहते हैं गैप 2 फेज और पोस्ट सिंथेटिक फेज और प्री माइटोटिक फेज, और प्री माइटोटिक फेज। इसमें क्या होता है? जीवन फेज में क्या हुआ था? अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने एक बताया था मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिज डुप्लीकेट जीवन फेज में हुए हैं। ठीक, और जो सेल ऑर्गेनिज जीवन फेज में डुप्लीकेट नहीं हुए वो होंगे G2 फेज में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी डुप्लीकेट होती है G2 फेज में। और ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस गेट्स रिज्यूम्ड, यानी कि जो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुई थी G1 फेज में वो एस फेज में रिज्यूम हुई, वो एस फेज में पास हो गई थी, रुक गई थी। लेकिन जब G2 फेज आता है वो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस फिर से स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए स्लाइड को नोट कीजिए पास करके, किया नोट? चलिए, सेल साइकिल चेक पॉइंटर्स, सेल साइकिल चेक पॉइंटर्स। ठीक,
ये दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन चॉक पॉइंट और दूसरा है सेकंड ट्रांजिशन। जब हम G1 से S में जाते हैं तो इसे कहते हैं मेजर चॉक पॉइंट, इसे कहते हैं मेजर चॉक पॉइंट। और जब हम G2 से M जाते हैं इसे कहते हैं माइनर चॉक पॉइंट, इसे कहते हैं माइनर चॉक पॉइंट। और एक फेस आता है G0 फेस, ये एक एक्स्ट्रा फेस है जिसे कहते हैं G0 फेस। और एक नाम है इसका क्यूसेंट फेस, और एक नाम है इसका क्यूसेंट फेस। when cell is unable to cross G1 से S, जब सेल मेजर फर्स्ट चॉक पॉइंट या मेजर चॉक पॉइंट को क्रॉस मतलब पार नहीं कर पाती है, ठीक, क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक। तो एंड एग्जिट द G1 फेस, और G1 फेस को एग्जिट करती है और सस्पेंड द सेल साइकिल, और सेल साइकिल को छोड़ के जाती है। और फिर वो चली जाती है किसमें, G0 फेस में चली जाती है, जो मैंने बताया था क्यूसेंट फेस। सेल्स इन G0 फेस, सेल जो G0 फेस में होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव नहीं होते हैं। नॉट नेसेसरीली परमानेंट, वो परमानेंटली लीव सेल साइकिल को नहीं करते, बट कैन अगेन कम बैक इनटू द सेल साइकिल व्हेन कॉल्ड ऑन टू डू सो। वो वापस सेल साइकिल में आ सकते हैं जब उन्हें बुलाया जाएगा कि फिर से आप आओ और डिवीजन करो, ठीक। स्लाइड को नोट कीजिए। क्या नोट, चलिए। मेरिस्टेमेटिक सेल, जैसे ये G0 फेस में चली जाती है, डिफरेंशिएशन होती है पेरेन्काइमा, ठीक। इन G0 फेस पेरेन्काइमा सेल होती है G0 फेस में, लेकिन जब डायकोट्स में क्या होता है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ इस पेरेन्काइमेटस सेल में आ जाती है, कम अगेन इनटू सेल साइकिल, ये वापस आती है G0 फेस से सेल साइकिल में, ये वापस आ जाती है, ठीक। चलिए इसे आप नोट कीजिए। एम फेस, इसी के साथ हमारा प्रो फेस खत्म हो चुका है, इसी के साथ हमारा प्रो फेस खत्म हो चुका है। एम फेस स्टार्ट करते हैं। प्रो फेस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ, हाँ प्रो फेस क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन रेस्टिंग फेस कहते हैं। लेकिन एम फेस, एम फेस में दो फेज आते हैं, एक तो आती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मैंने क्या बताया था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस मैंने क्या बताया था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरोकाइनेसिस, पहले हम कैरोकाइनस उठाते हैं, पहले हम कैरोकाइनस, कैरोकाइनस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें आता है हमारे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। प्रो मेटा एना टीलो, प्रो मेटा एना टीलो, ठीक। पहले करते हैं हम अर्ली प्रोफेस। इसमें प्रोफेस में दो आते हैं, एक अर्ली प्रोफेस और दूसरा लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक। और न्यूक्लियस के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में और स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, जैसे ये है हमारे पेयर ऑफ, जिन्हें इन्हें कहते हैं हम सेंट्रोजोम, इसे और इसे कहते हैं हम सेंट्रोजोम। और पेयर ऑफ सेंट्रोजोम यानी कि ये सेंट्रोजोम बना होता है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, इस अलग एक को कहते हैं सेंट्रियोल, ये है दूसरा सेंट्रियोल, और दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रोजोम। और जो मैंने ये यहाँ पर बनाए हैं इनसे बनते हैं स्पिनल फाइबर्स, इन्हें कहते हैं एस्ट्रल रेज, इसे कहते हैं एस्ट्रल रेज। सेंट्रोजोम या पेयर ऑफ सेंट्रियोल जिसे कहते हैं, प्लस एस्ट्रल रेज को मिलाकर कहते हैं हम एस्टर, इसे हम कहते हैं एस्टर। और दो एस्टर्स है यहाँ पर, एक एस्टर यहाँ और दूसरा एस्टर यहाँ, दो एस्टर्स को मिलाकर हम कहते हैं एस्टर रेज, एस्टर रेज, पेयर ऑफ एस्टर्स को कहते हैं हम एस्टर रेज। यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। अर्ली फेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपैरेटस, माइटोटिक अपैरेटस बन जाएगा। यह है एंडस ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, एंडस ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट नहीं होते, इनमें डिफरेंशिएट नहीं होता है, ये सेम होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, बाल ऑफ वूल जैसे होते हैं, बाल ऑफ वूल जैसे होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप स्किप कर सकते हो। चलिए फिर आता है हमारा लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस यानी कि प्रोफेस जब खत्म होगा तो प्रोफेस में क्या क्या होगा, सेंट्रियोल्स या एस्टर या माइटोटिक अपैरेटस रीच एट अपोजिट पोल्स। ये सेंट्रियोल जो यहाँ पर थे ये चले जाएंगे किधर, ये चले जाएंगे अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। स्पाइनल फाइबर्स आर फॉर्मड, ये जो बने हुए हैं इन्हें कहते हैं हम, इन थ्रेड्स को कहते हैं हम स्पाइनल फाइबर्स, इन थ्रेड्स को कहते हैं ये बने 1 2 3 4 5 6, इन थ्रेड्स को कहते हैं हम स्पाइनल फाइबर्स। स्पाइनल फाइबर्स बने हुए होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी,
डिसअपियर, ये खत्म हो जाते हैं, ये हमें फिर दिखते नहीं है। जब प्रोफेज खत्म होगा तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलोप, या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी डिसअपियर होंगे, ये खत्म हो जाएंगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? मैं आगे बढ़ूं? चलिए, उसके बाद आता है प्रोफेज खत्म हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेज, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। स्पेंडल फेबरस अटैच themselves टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, ये अगर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के इर्द गिर्द, क्रोमोसोम के इर्द गिर्द सेंट्रोमियर के पास, ये है सेंट्रोमियर, जहां पर दो क्रोमेटिन थ्रेड्स मिलते हैं, जहां पर दो क्रोमेटिन थ्रेड्स मिलते हैं, इसे कहते हैं हम सेंट्रो, इसे उस जगह को कहते हैं हम जहां पर ये मिलते हैं, उसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर, उसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर, जहां पर दो क्रोमेटिड्स मिलते हैं। और सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द एक कवर होता है, प्रोटीनिशियस कवर होता है, जिसे कहते हैं हम काइनेटोकोर। ये जो मैंने बनाया था येलो से, ये वाला, इसे कहते हैं हम काइनेटोकोर, इसे कहते हैं हम काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच देमसेल्व्स टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये अपने आप को काइनेटोकोर से अटैच करेंगे। उससे क्या होगा? कांग्रेशन होगा। कांग्रेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्विलेटरल पैलेट, मेटाफिजिक पैलेट। ये जो क्रोमोसोम्स है, ये एक मेटाफिजिक पैलेट बनाएंगे, इक्विलेटरल पैलेट बनाएंगे, यानी कि एक इक्वेटर पर ये होंगे, एक ही लाइन पर ये खड़े होंगे। जैसे ये क्रोमोसोम जो है, एक मिनट, जैसे ये क्रोमोसोम्स है, ये एक ही लाइन पर खड़े हैं, ये एक ही लाइन पर खड़े हैं, सीधी एक लाइन पर खड़े हैं। इस उन्होंने बनाया एक पैलेट, जिसे कहते हैं इक्विलेटरल पैलेट या मेटाफेजिक पैलेट, इसे कहते हैं मेटाफेजिक पैलेट। मेटाफेज का पर क्या होगा? क्रोमोसोम्स मोस्ट कंडेंस्ड, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स अगर हम देखेंगे वो होंगे मेटाफेज पर। अगर हमें स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी देखनी होगी क्रोमोसोम्स की, अगर हमें स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स की देखनी होगी, तो वो हम देखेंगे मेटाफेज पर, वो देखेंगे हम एट मेटाफेज। ठीक, मेटाफेज या जिसे कहते हैं माइटोसिस, ह्यूमन सेल स्पिंडल फाइबर्स 46/2 यानी कि 9। इसका मतलब क्या है? मेटाफेज के वक्त ह्यूमन सेल जो होते हैं, उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स होती है 92, स्पिंडल फाइबर्स होती है 92। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। ह्यूमन सेल में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ठीक, लेकिन हर एक, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर्स है? एक और दो, यानी कि अगर एक क्रोमोसोम के साथ दो है, तो 46 के साथ कितने हो गए? 46/2 यानी कि 92 स्पिंडल फाइबर्स होते हैं टोटल। ठीक, खत्म। आप इसको नोट कीजिए। इसी के साथ हमारा मेटाफेज भी खत्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट फेज, एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होगा? जो ये क्रोमेटिड्स है, दो क्रोमोसोम्स है, ऐसे दो क्रोमेटिड्स थे, ये सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गए। और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, इनके पास मैंने बताया था दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर के साथ। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हाँ, जो मैंने ये वाला पॉइंट दिखाया ना, एक मिनट, ये वाला यार बीच में जिसकी वजह से दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर। लेकिन जब एनाफेज आएगा, ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। और क्या होगा? क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, जिसे कहते हैं हम फ्यूचर क्रोमेटिड्स। ये जो क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, और ये जो क्रोमेटिड्स है, ये ऊपर चले जाएंगे पोल पर, ये यहाँ चले जाएंगे पोल पर। ठीक, ये मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। और यही क्रोमेटिड्स, जो क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए, यही फिर बन जाएंगे, जब सेल डिवाइड करेंगे तो बनाएंगे यही फ्यूचर क्रोमोसोम। चलिए इसको नोट कीजिए आप, पास करके, या नोट? आगे बढ़ते हैं। टीलोफेज, टीलोफेज पर क्या होता है? डिवीजन ऑफ, मतलब क्या हुआ? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए, यानी कि दो सेल बन गए, दो सेल बन गए, ये देखो दो सेल बन गए। ठीक, ये जो दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, ये जो ऊपर चले गए थे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पर, ऊपर वाले क्रोमोसोम्स अलग न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और नीचे वाले क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल्स पर चले गए थे, वो उनके ऊपर लेयर आएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी। जैसे ये है 46 क्रोमोसोम्स विद 46 क्रोमेटिड्स, ये भी है 46 क्रोमोसोम्स विद 46 क्रोमेटिड्स, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus रिपेयर। एक तो सेल ऑर्गेनेल्स वापस आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। और डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोफेस में क्या हुआ था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर होगा डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ए सिंगल सेल हैज टू न्यूक्लियर, एक सेल है, ठीक, एक सेल के पास है दो न्यूक्लियर, एक सेल के पास हो गए दो न्यूक्लियर, तो हो गए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर, जिसे कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। यानी कि यहाँ तक हमारा एम फेज का कैरियोकाइनेसिस प्रो मेटा एनाट्यूलो यानी कि कैरियोकाइनेसिस हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि न्यूक्लियस ने दो डिवाइड किए। अब बारी है किसकी, सेल की। अब सेल डिवाइड करेगी, यानी कि डिवीजन ऑफ सेल, जिसे कहते हैं हम, चलिए, हाँ, जिसे कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। ये अलग अलग होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में फ्रो बनता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और दो सेल्स डिवाइड करते हैं। और जो ये है ना एनसीईआरटी आपकी, उसमें दिया हुआ है इतना ही, सेल फ्रो और सेल प्लेट, और ये डिटेल में नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम्स यहाँ बनाए हैं, जैसे एनिमल सेल मैंने यहाँ दिखाया है और प्लांट सेल में यहाँ दिखाया है। एनिमल सेल में कैसा होता है, सेल फ्रो कैसे बनता है, ठीक ठीक। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक एनिमल सेल है, इसमें हमें दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक। इसमें इसमें हमारा मतलब कैरियोकाइनेसिस खत्म हो चुका है, अब साइटोकाइनेसिस की बारी है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल फ्लो बन जाएगा, यानी कि इनवेजिनेशन, जो सेल है ये अंदर की तरफ धस जाएगा, ये अंदर की तरफ धस जाएगा, ठीक। सेल फ्लो हो जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ धस जाने को कहते हैं हम सेल फ्लो। यानी कि ग्रो इनवर्ड्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ यानी कि अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ यानी कि आउटवर्ड्स, ठीक, मतलब इनवर्ड्स। ग्रो इनवर्ड्स होगा। यह है माइक्रोफिलामेंट्स, जब इनवर्ड्स होगा तो इसमें है माइक्रोफिलामेंट्स यानी कि साइटोस्केलेटन, ठीक। और इससे बन जाएगी हमारी दो न्यू डॉटर सेल्स, टू न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। चलिए अब बात करते, एक मिनट आप ये उठाइए, यह है प्लांट सेल। अब बात करते हैं एनिमल से, ओ वेट अ मिनट, यहाँ पर मैंने लिखी है प्लांट सेल, लेकिन यहाँ एनिमल सेल, वेट, अब भी ठीक करता हूँ, अब भी ठीक करता हूँ। किस कलर से मैंने लिखा था, येलो, यहाँ पर भी येलो से लिख, यहाँ पर है प्लांट सेल। प्लांट सेल कैसे डिवाइड करेगी, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी कि दो सेल्स कैसे बनेगी, ठीक। चलिए, ये है हमारी सेल वॉल, जो प्लांट सेल में होती है। इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और ये है दो न्यूक्लियस, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस के अंदर होता है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट से बनता है, यह है फ्रेगमोप्लास्ट, और इसी से बनता है हमारा सेल प्लेट, इसी से बनता है हमारा सेल प्लेट। ये ग्रो आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स ग्रो करता है और सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, कौन, सेल प्लेट। सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है। एनिमल सेल में क्या हुई थी, सेंट्रीपिटल इनवर्ड्स, लेकिन इनमें होगी आउटवर्ड्स, ठीक। फॉर्म सेल प्लेट, ठीक, फ्रेगमोप्लास्ट, कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइक्रोट्यूबुल्स, यानी कि जो हमारा फ्रेगमोप्लास्ट है ये बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्गी बॉडी का बना हुआ होता है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ होता है, और माइक्रोट्यूबुल्स का बना हुआ होता है। और जब साइटोप्लाज्म यानी कि सेल प्लेट बनेगा तो ये सेल डिवाइड करेगी, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और इससे बन जाएगी हमारी टू न्यू डॉटर सेल्स, इससे हमारी बन जाएगी टू न्यू डॉटर सेल्स, ठीक। इससे हमारी बन जाएगी टू न्यू डॉटर सेल्स। चलिए, तो यहां तक हमारा एम फेस खत्म हो चुका है, यानी कि माइटोसिस खत्म हो चुका है। अब है बारी मियोसिस की। यहां तक आपका 50% चैप्टर कवर हो चुका है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, किया नोट। चलिए,
सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, हाँ एक और टॉपिक बचा है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से क्या क्या हमें मिलता है? डॉटर सेल्स क्लून टू दियर पेरेंट्स, यानी कि क्लून यानी कि एक जैसे। जो डॉटर सेल्स होते हैं वो क्लूनस होते हैं पेरेंट सेल्स के, यानी कि डॉटर सेल जैसे पेरेंट होंगे, सेम टू सेम कार्बन कॉपी बनी होगी क्या? पेरेंट, ठीक, यानी कि डॉटर, जैसे पेरेंट वैसे डॉटर, ठीक। ग्रोथ में ये मदद करते हैं। तो रेस्टोर, रेस्टोर करता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रेस्टोर करता है, और सरफेस एरिया या वॉल्यूम रेशियो को बढ़ाता है, और सेल रिपेयर में मदद देता है, सेल रिपेयर में मदद देता है। और माइटोसिस किन में होता है? एपिडर्मस सेल्स में होता है। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल्स आर बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेसड, और जो ब्लड सेल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती है उनमें होती है माइटोसिस, ठीक। चलिए अब बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आपको डरना नहीं है। चलिए, मियोसिस में हमें दो स्टेज मेनली पढ़ने हैं, लेकिन एक और स्टेज स्टेज आता है बीच में। एक तो है मियोसिस वन, हमें इसमें पढ़ना है इंट्रामियोटिक इंटरफेस या इंटरकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं, और मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में नहीं पढ़ाऊंगा, वाई? क्योंकि ये सेम टू सेम है माइटोसिस। जो मैंने माइटोसिस में पॉइंट लिखे हैं प्रो मेटा एनाटीलो में, सेम टू सेम यही है, ठीक। क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करना, या मेरा टाइम, मेरा भी वहां टाइम वेस्ट होगा, इसलिए, ठीक। जो आपने प्रो मेटा एनाटीलो मियोसिस माइटोसिस में लिखे थे, माइटोसिस में लिखे थे, वही सेम टू सेम पॉइंट्स आप मियोसिस सेकंड में लिखोगे, ठीक। इसमें मैं पढ़ाऊंगा मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टीलोफेस फर्स्ट। इसे कहते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। इंटर फिर इन दोनों फेज के बीच में मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड के बीच में आता है एक फेज, जिसे कहते हैं हम इंट्रामियोटिक फेस, इंट्रामियोटिक इंटरफेस या इंटरकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होता है, किनमें? एनिमल सेल में। लेकिन एक बात याद रखना, डीएनए कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। डीएनए डुप्लीकेट पहले ही हुआ है इंटरफेस में, डीएनए डुप्लीकेट पहले हुआ है इंटरफेस का जो फेस है एस फेस। अब दोबारा यहाँ डीएनए मियोसिस में दोबारा डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक। इसमें प्रोफेस सेकंड सेम एज प्रोफेस, माइटोसिस का प्रोफेस, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड, टीलोफेस सेकंड, ये सारे फेसेस सेम है जो मैंने पढ़ाए थे प्रो मेटा एनाटीलो माइटोसिस में। यह है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक। दो सेल से बन जाएंगे दो सेल्स, लेकिन यह है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कीजिए, मतलब ये मैं दिखा रहा हूं आपको हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। चलिए, मियोसिस फर्स्ट का पहला फेस उठाते हैं प्रोफेस। प्रोफेस को हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। प्रोफेस में आते हैं हमारे 5 फेज: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेजिटीन, डेप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इसको आप ऐसे भी आसा ट्रिक है इनकी, लाओ जरा पानी दे दो, लाओ जरा पानी दे दो, यानी कि लाओ लेप्टोटीन जरा, जाइगोटीन पानी, पेचिटीन दे, यानी कि डिप्लोटीन दो, यानी कि डायाकाइनेसिस, ठीक। इसमें हमें हाँ प्रोफेस फर्स्ट जो है इसका हम पहला इवेंट यानी कि पहला फेस उठाते हैं जिसे कहते हैं हम लिप्टोटीन। इसमें क्या होगा? लिप्टोटीन में छोटा सा फेस है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, सो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग डिफरेंट नहीं है क्रोमोसोम्स के एंड्स, ठीक। कंडेंसेशन यहाँ पर सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक ही है कि यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, कंडेंसेशन स्टार्ट होगी लेप्टोटीन में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट होगी लेप्टोटीन में। चलिए आप इस स्लाइड को नोट कीजिए। अब हम अगले पर चलते हैं, अगले फेज पर, अब प्रो फेज का अगले स्टेज पर, जिसे कहते हैं हम जाइगोटीन। जाइगोटीन थोड़ा बड़ा है। जाइगोटीन में जहां से क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले यही याद रखना है, यानी कि साइनेप्सिस से पेयरिंग, साइनेप्सिस से पेयरिंग। जाइगोटीन का मेन इवेंट है साइनेप्सिस होना, यानी कि दो क्रोमोसोम्स के बीच में साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का बना। ये एक क्रोमोसोम है, होमोलॉगस है, यानी कि कार्बन कॉपी सेम टू सेम क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी कि सिमिलर साइज एंड स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन देम। जो जीन यहाँ पर होंगे, अगर यहाँ पर हाइट के जीनस होंगे, यहाँ पर भी हाइट के जीनस होंगे, अगर यहाँ पर हाइट के जीनस होंगे तो यहाँ पर भी हाइट के जीनस होंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? यहाँ पर बनेगा हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? दो क्रोमोसोम्स को
जोड़ के रखता है। दो, अगर दो क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक, जो एक प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स है, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियो प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियो प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स, ठीक, जो दो क्रोमोसोम्स में बनता है। इसे कहते हैं हम साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। किन क्रोमोसोम्स में बनता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में बनता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? जिनका साइज सिमिलर हो, साइज उनका सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, और काइंड ऑफ जीन, जो जीन यहाँ पर प्रेजेंट हो, अगर यहाँ पर हाइट का जीन प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी हाइट का जीन प्रेजेंट होगा। टेट्राड या बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स फॉर्म्स इन zygote नॉट गेट बट गेट्स अपीयर्ड इन पेजिटियन। टेट्राड या बाइवेलेंट बन जाता है, यानी कि दो क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम टेट्राड, इसे कहते हैं हम टेट्राड या बाइवेलेंट। क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन होती है कहाँ? जाइगोटीन में। कहाँ होती है? जाइगोटीन में। लेकिन हमें दिखता कहाँ है? नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट में, जिसे कहते हैं पेजिटियन, जिसे कहते हैं हम पेजिटियन। आप जाइगोटीन उतारिए, यानी कि नोट कीजिए अपने नोटबुक पर। चलिए उतारा। अब हम इसमें आप क्या याद रखोगे? जाइगोटीन में जो मैंने, ये जो डब्बे में मैंने बनाया है ना, डब्बे डब्बे में मैंने लिखे, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा या, और आया भी है, पूछा भी गया है। चलिए उसके बाद हम उठाते हैं नेक्स्ट फेज, यानी कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, जिसे कहते हैं पेजिटीन। टेट्राड गट्स अपीयर्ड हियर, यानी कि टेट्राड बना था कहाँ? जाइगोटीन में, लेकिन दिखेगा कहाँ? पेजिटीन में। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर होता है क्रॉसिंग ओवर। जो दो क्रोमोसोम्स हैं, इनके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के टर्मिनल दो आपस में मिलेंगे, टर्मिनल दो आपस में मिलेंगे, उससे क्या होगा? उसे कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये पास पास आएंगे, और इसका, इस वाले क्रोमोसोम का टर्मिनल इस वाले क्रोमोसोम से मिलेंगे, और ये बनाएंगे क्रॉसिंग ओवर। इसे कहते हैं हम, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसे कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर होना, इसे कहते हैं हम क्रॉसिंग, यानी क्रॉस बन गया, इसे कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर होना। ये दो क्रोमोसोम जो है ना, ये वाला क्रोमोसोम, इसके थ्रेड्स, ये एक थ्रेड्स, इन्हें कहते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसे कहते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग पार्ट है ना, तो इसे कहते हैं हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक। तो पेजिटीन में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आर्मस, एक्सचेंज ऑफ आर्मस, यानी कि ये आर्म, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की आर्म दो मिलेंगे, इनका एक्सचेंज होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ होगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ होगा वो यहाँ जाएगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा, इसीलिए क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक। बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं होगा, लेकिन किस में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा, ठीक, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, या कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स। जब ये मिलते हैं तो बनाते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, या ये बना हुआ होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, या कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स। ये किससे तोड़ा जाता है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम, ये टूटता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल टूटता है रिकॉम्बिनेशन एंजाइम से, ठीक। आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट किया, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेस ऑफ प्रोफेस फर्स्ट, डिप्लोटियन। इसमें क्या होगा? डिसोलेशन ऑफ साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था? जाइगोटियन में। जाइगोटियन में जो साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, इसका क्या होगा? डिसोलेशन, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो कियाजमेटा यहाँ पर दिखेगा, जो ये एक्स शेप्ड, यानी कि जो ये टर्मिनल्स मिले थे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के, जो ये टर्मिनल्स मिले थे, इन्होंने एक क्रॉस बनाया था, इन्होंने एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक। इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को मैं इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया एक्स शेप्ड यहाँ पर। इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं हम कियाजमेटा, इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं कियाजमेटा, यानी कि टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्टिल अटैच्ड। जो क्रोमोसोम्स पेजिटीन में अटैच हुए थे, जिनका जिनका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो अभी भी अटैच रहेंगे, वायर क्रॉसिंग ओवर ओकॉर्ड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर ये मिले हैं, कियाजमेटा या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जो डिसोलेशन ऑफ साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो
जाइगोटीन में साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये है डिप्लोटियन। अब बात करते हैं हम डायाकाइनेसिस। अब बात हम करते हैं डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाजमेटा यानी क्या होता है, मैं भी बात होता है। कयाजमेटा टर्मिनेट करेगा, यानी कि ये एंड पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक, वेट अ मिनट, अगर यहाँ पर एक कियाजमेटा बना हुआ था, ठीक, यहाँ पर आप एक कियाजमेटा बना हुआ था, ये कियाजमेटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। ये अगर यहाँ था, ये ऊपर जाएगा, टर्मिनल पर पहुंच जाएगा, ये टर्मिनल पर ये पहुंच जाएगा, टर्मिनल पर ये पहुंच जाएगा। ठीक, किसमें होगा? ये डायाकाइनेसिस में, ये होगा डायाकाइनेसिस में। ठीक, न्यूक और ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन हुए थे कहाँ? कियाजमेटा पर। कियाजमेटा स्लिप्स टुवर्ड्स ए टर्मिनल एंड, यानी कि ऊपर चला जाएगा, जो मैंने अभी बताया, ऊपर चला जाएगा। कौन? कियाजमेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus disappears। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्मेड, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाएंगे। ये प्रोफेस फर्स्ट का जो इवेंट्स थे ये हमने खत्म किया। इसी के साथ हमारा प्रोफेस फर्स्ट खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फेज पर चलते हैं, जिसे कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट। इस पर क्या होगा? ए सिंगल क्रोमोसोम अटैच विथ ए सिंगल स्पिंडल फाइबर्स। ठीक, एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। लेकिन अगर आप मेटाफेज की बात करोगे, एम फेज के, मेटाफेज की, वहां पर क्या मैंने बताया था, एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ एक क्रोमोसोम के साथ खाली एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यानी कि अगर ये हाइट का है, ये आई कलर का है, इस पर आई कलर का जीन होगा, इस पर हाइट का जीन होगा, इन दोनों पर किसी और का जीन होगा। लेकिन जो जीन इसमें होगा वो इसमें होगा, जो जीन इसमें होगा वो इसमें होगा, और जो ऊपर वाले में होगा वो नीचे वाले में भी होगा। लेकिन जो जीन इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ठीक, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर अलाइन्ड एट सेंटर, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेंटर पर होंगे और दो मेटाफेजिक पैलेट बनेगी। ये एक मेटाफेजिक पैलेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा मेटाफेजिक पैलेट, यानी कि इसमें दो मेटाफेजिक पैलेट बन गए। वो उस पर, उसमें कितना बना था? एक मेटाफेजिक पैलेट। किसमें? जो हमारा था मेटाफेस एम फेस का, यानी कि मेटाफेस माइटोसिस का, माइटोसिस के मेटाफेस, उसमें बना था एक मेटाफेजिक पैलेट। लेकिन मेटाफेस फर्स्ट किसका? मियोसिस का, उसमें बनते हैं दो मेटाफेजिक पैलेट्स। ठीक, अलाइनमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स काज वेरिएशन, और जो ये क्रोमोसोम अलाइनमेंट हुआ, यानी कि जो ये मिले हुए हैं, अभी भी ये मिले हुए हैं, ये अभी भी मिले हुए हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ऐसे ऐसे अभी भी चिपके हुए इनके टर्मिनल। इनसे क्या हुआ? इनसे वेरिएशन हुआ, इनसे एवोल्यूशन आता है, इनसे वेरिएशन होता है। नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसमें क्या हुआ था, होता था, उसमें क्या होता था? डबल होते थे जितने क्रोमोसोम। एम फेस में क्या हो? एम फेस का जो, यानी कि माइटोसिस का मेटाफेज जो होता था, उसमें क्या बताया मैंने? उसमें बताया मैंने जितने क्रोमोसोम्स होंगे उसका डबल होगा स्पिंडल फाइबर्स। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या होगा? जितने क्रोमोसोम्स उतने स्पिंडल फाइबर। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पर क्या होंगे? 6 स्पिंडल फाइबर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 स्पिंडल फाइबर्स भी होंगे। ठीक, चलिए, इसी के साथ हमारा मेटाफेज फर्स्ट भी खत्म हो चुका है। आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? आगे बढ़े, चलिए। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? सेपरेशन, सेग्रीगेशन, डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो चिपके हुए थे, मेटाफेजिक दो पैलेट्स हुए बनते, वो सेपरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नॉट ओकर्स। लेकिन मेटाफेज में मैंने बताया था, किस वाले मेटाफेज में?
माइटोसिस के मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम के साथ दो क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम डिवाइड करता है, वहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, वहां पर क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाफेज ये आप उतारिए अपने नोट्स पर। अब चलते हैं हम, एनाफेज फर्स्ट खत्म हो चुका, अब चलते हैं हम टीलोफेज फर्स्ट पर। अब हम चलते हैं टीलोफेज फर्स्ट पर। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और यहाँ पर बन जाएंगे हमारे, ठीक, दो डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स। इसमें बन जाएंगे हमारे टू न्यूक्लियर हैज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसमें रहते थे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, किसमें, टीलोफेस। आप रिलेट करके पढ़ो, जब भी पढ़ा करो ना फिर याद रहता है, रिलेट करके पढ़ो, मुझे पता है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, ये चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए मुझे चैप्टर बहुत पसंद आता है, इसलिए ये क्योंकि कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप अगर आप टीलोफेस, माइटोसिस की टीलोफेस की बात करोगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते थे, इसमें भी सेम नंबर, इसमें भी सेम, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। अगर यहाँ पर 46 थे टोटल, यहाँ 23 चले जाएंगे, यहाँ 23 चले जाएंगे, यानी कि विथ टू क्रोमेटिड्स, विथ टू क्रोमेटिड्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, रीअपियर, ये फिर से वापस बन जाएंगे, डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, ठीक। इसी के साथ हमारा टीलोफेज फर्स्ट खत्म, और इसी के साथ हमारा, चलिए अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। ये जो सेल्स बने थे हमारे, ये जो सेल्स बने थे हमारे एम फेज फर्स्ट से, एम फेज फर्स्ट से, ठीक, दो सेल्स, अब इनमें होगा साइटोप्लाज्म का डिवाइड, यानी कि दो सेल्स बनाएंगे, साइटोकाइनेसिस होगा, दो सेल्स बनेंगे, और ये दो सेल्स होंगे, ये चलेंगे मियोसिस सेकंड में, ये चले जाएंगे मियोसिस सेकंड में, ये मियोसिस फर्स्ट से आए हैं ये दो सेल्स, अब ये चलेंगे मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड सेम एज माइटोसिस। जो भी पॉइंट्स जैसा भी दिखाया था मैंने, आप एक ये सेल उठाओ, आप ये एक सेल उठाओ, इसका कर दो आप मियोसिस सेकंड, यानी कि माइटोसिस सेम एज माइटोसिस कर दो, जो जितने सेल्स, इससे बन जाएंगे दो सेल्स, और इससे भी बन जाएंगे दो सेल्स, यानी कि टोटल बन जाएंगे चार सेल्स, यानी कि एक सेल का जब हम मियोसिस करते हैं, टोटल हमें मियोसिस सेकंड के एंड के बाद हमें मिलते हैं चार सेल्स, ठीक। आप जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखाए थे प्रो मेटा एना टेलो माइटोसिस में, वो पॉइंट्स आप सेम टू सेम यहाँ पर चिपकाना मियोसिस सेकंड में, ठीक। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यहाँ पर है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यहाँ पर एक गलत हुआ है, यहाँ पर एक गलत हुआ है, वेट, यहाँ पर है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लिखिए अब, जैसे हमने लिखा था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स कंजर्व होंगे, यानी कि स्प्लिट नहीं होंगे, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व होंगे, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनसे वेरिएशन होती है, अगर वेरिएशन होगी तो ये किन में होगा, मियोसिस, हमेशा आप याद रखना, मियोसिस होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मियोसिस होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, लेकिन जो माइटोसिस होता है वो होता है हमारा किन में, वो होता है हमारा सोमेटिक सेल्स में, वो होता है हमारा सोमेटिक सेल्स में, ठीक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब है नीट के पीवाईक्यू की बारी, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा, कुछ छूट गया होगा, आप फिर से, मैं एक एक स्लाइड पर रुकता हूँ और आप वीडियो को पॉज कर कर आप ये नोट कीजिए। किया नोट, पहली स्लाइड, चलिए कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर है इन नोटों में। अगर आप खाली ये नोट्स भी पढ़ोगे तो नीट में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए 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 चलिए, उठाइए उठाइए, चलिए चलिए चलिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, अगर कुछ छूट गया होगा, कोई स्लाइड छूट गई है आपसे,
तो आप फिर से नोट कर सकते हो। चलिए अब है हमारी PYQ की बारी, अब है हमारी PYQ की बारी। चलिए आप पहले वीडियो को पॉज करना, आप पहले वीडियो को पॉज करना और फिर आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन अगर जो आएगा आप देखना, सोल्यूशन भी देखना। चलिए पहला क्वेश्चन ये ऊपर रहा। चलिए चलिए चलिए, एक मिनट। आई होप कि आपको विजिबल होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स, ठीक। इन ई सेल, एक फ्रूट फ्लाई है, नो नीट 2021 का क्वेश्चन है। एक फ्रूट फ्लाई है, इसके पास है कितने 2n क्रोमोसोम्स है, इसके 8 क्रोमोसोम्स है, ठीक। इंटरफेस ऑफ माइटस, इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8, जीवन फेस इज 8। अगर जीवन फेस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 होंगे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर एस फेस। मैंने बताया था एस फेस में खाली DNA डबल होता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। अगर 8 क्रोमोसोम्स जी एस फेस के थे, एस फेस के दौरान यानी कि जीवन फेस के दौरान, तो एस फेस में भी 8 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 8। नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट होता है, वो होता है डुप्लीकेट हमारा कब, एस फेस में, एनिमल सेल में मैंने बताया था। अब मेज द लिस्ट वन विथ, ये भी पूछा गया था नीट 2021 में, नीट 2021 का तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक ही साल में 3 क्वेश्चन आए हैं इससे, ठीक। नेक्स्ट, मेज द फॉलोइंग, ठीक। एस फेस में क्या होता है, एस फेस में हमारा क्या होता है, एस फेस में होता है हमारा DNA रेप्लिकेशन। एक आएगा चौथा, एक आएगा चौथा, ये है तीसरा, यहाँ दूसरा, यानी कि ए। आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो, यानी कि ये दो तो पहले चले गए, अब बच गए ए और बी, ठीक। G2 फेस, G2 फेस में क्या होगा, G2 फेस में क्या होगा, बी का होगा एक, यानी कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइजर, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइजर, प्रोटीन्स आर ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, वेट अ मिनट, ये क्लियरली विजिबल नहीं है, जीवन फेस है यहाँ पर, यहाँ पर है हमारा जीवन फेस में कौन सा करेक्ट, और जीवन फेस यानी कि गेप वन फेस ऑफ इंटरफेस, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक। रिकॉग्निशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, नहीं गलत है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट DNA, हाँ DNA को रेप्लिकेट नहीं करता, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट दिस सेल साइकिल, कुछ डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट करते हैं सेल साइकिल से, कुछ डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट करते हैं सेल साइकिल से। दिस कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, दिस प्रोसेस ओकर्स एट द एंड ऑफ, दिस प्रोसेस ओकर्स एट द एंड ऑफ G1 फेज, G1 फेज को पार करने के बाद ही कौन सा वाला फेस आता है, G0 फेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मेज द फॉलोइंग दैट ओकर्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ देयर सेल साइकिल एंड सेल करेक्ट, हमें मेज करना है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम करेंगे G1 फेस, G1 फेस में क्या होता है, G1 फेस में होता है सेल ग्रोथ ऑर्गेनली एंड डुप्लीकेशन, सेल सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनली डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनली का डुप्लीकेशन होता है, किसमें होता है, G1 फेस का, यानी कि पहले का आएगा हमारा पहला, ठीक। एस फेज DNA रेप्लिकेशन एंड सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन, 2 का आएगा हमारा दूसरा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। 2019 का क्वेश्चन, इंटरफेस का सीक्वेंस हमें बताना है, इंटरफेस का सीक्वेंस हमें बताना है, वही G1S G2M, G1S G2M, ये सबको पता है। 2019 का क्वेश्चन दिए, 2019 का क्वेश्चन है,
सेल इन जी नॉट फेज क्या करता है, एग्जिट करता है सेल साइकिल को, एग्जिट करता है सेल साइकिल। 2017 का क्वेश्चन। अब उठाते हैं हम 2016 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन, ठीक। When cell has started, when cell has started DNA replication fork, which checkpoint should be predictably activated? कौन सा checkpoint predictably activate होगा? कौन सा, जब DNA replication, जब DNA replication करता है एक सेल, तो कौन सा चेक पॉइंट, मैंने बताया था मेजर चेक पॉइंट जो होता है G1 से S, यानी कि ऑप्शन सी G1 से S, G1 से S। ज्यूरिंग सेल ग्रोथ, ज्यूरिंग सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के दौरान क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, एस फेस में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ए सोमेटिक सेल हैज completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete, as compared to gamete of the same species has, यानी कि a somatic cell that has just completed the cell cycle, एक सेल साइकिल, एक सेल, एक सोमेटिक सेल जिसने अभी अभी एस फेस कंप्लीट किया होगा, उसमें क्या होगा, twice the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA, twice the number of chromosomes and 4 times the DNA। हाँ यही ठीक होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2 गुना होगा और सेम रहेगा, पहले भी G1 में भी 2 गुना था, 2n था, ठीक, लेकिन एस फेस के दौरान भी सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा डीएनए वो डबल हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या है, ज्यूरिंग, वेट अ मिनट, हाँ एक आपको विजिबल होगा, ज्यूरिंग एस फेस of cell cycle amount of DNA cell remains at 4C level, the initial amount of DNA is 2C। कहाँ पर, जब सेल साइकिल के दौरान पहले हो रहा था हमारा डीएनए का कंटेंट 2 से, लेकिन किस किस स्टेज में डीएनए का कंटेंट हो जाएगा 4 से, यानी कि डबल हो जाएगा। एक तो हमें दिखेगा एस फेस में और G2 फेस में, एस फेस और G2 फेस, एस फेस और G2 फेस में, ओनली ऑप्शन डी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है G1 और S, G1 में तो नहीं होता है, G2 और M, G2 और M में भी नहीं, G2 में होगा लेकिन M में नहीं होगा, G1, G2 एंड G1 नहीं, ये भी गलत होगा, ओनली G2, क्योंकि S फेज के बाद आता है G2, G2 में होगा लेकिन M फेज में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द एस फेस ऑफ द सेल साइकिल, उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। 2014 का क्वेश्चन ये भी था, ये भी था। अब चलते हैं माइटोसिस पर। माइटोसिस में हमारे पास टोटल, माइटोसिस में हमारे पास चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ओकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक साइकिल, कौन सा माइटोसिस में नहीं होगा, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये भी होगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, ये भी होगा, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोलस टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोलस टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ये भी होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, select the incorrect statement with reference to mitosis, select the incorrect statement with reference to mitosis, mitosis के रेफरेंस में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट उठाना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें उठाना है। इसमें क्या है हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं 16, क्वेश्चन नंबर 16 इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ओकर्स, ये ठीक है एनाफेज पे, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर, यानी जिसे कहते हैं मेटाफिजिक पायलेट, मेटाफेज में होता है, ठीक। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, गलत, वो काइनेटोकोर से मिलते हैं। क्रोमोसोम्स डिकॉन्डस ए टेलोफेज, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमें गलत ढूंढना है, हमें ढूंढना है गलत ऑप्शन, हमें ढूंढना है गलत कौन है, इनमें से गलत है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। 2022 नीर 2000 नीर 2020 का क्वेश्चन है, नीर 2020 का करेक्ट ऑर्डर हमें ढूंढना है, वो है G1 एच G2M, ऑप्शन ए G1 एच, बच्चे बच्चे को पता है G1 एच G2M, पहले G1 आएगा फिर G2 आएगा फिर M आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
Attachment of spindle fibers. Attachment of spindle fibers to kinetochore of chromosomes becomes evident in attachment of spindle fibers. Spindle fibers कब मिलेंगे? काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से मेटाफेस पर मिलते हैं, मेटाफेस पर मिलते हैं और बनाते हैं मेटाफेजिक वाले। ठीक, साला जुकाम हो गया। Question number 19. Question number 19. Which of the options give the correct sequence events in mitosis? Mitosis में correct events कौन कौन दिखाता है? Condensation, nuclear membrane disassembly, crossing over पहली कहाँ से होगी? गलत, वो तो मियोसिस में होता है, हमें माइटोसिस में। कंडेंसेशन, पहले कंडेंसेशन होगी, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसम्बल, ये भी ठीक होगा। उसके बाद होगा हमारा अरेंजमेंट एट इक्वेटर, ये भी ठीक होगा। सेंट्रोजोम का डिवीजन होगा, सेग्रीगेशन होगा और टीलोफेस होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नीट 2017 दिल्ली में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। एनएफएस एनएफएस प्रोमोट complex is a protein degradation machinery necessary proper mitosis of animal cell. If APC detect to human cell, which of the following is expected to occur? Which of the following, ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी और इस पे लिखा हुआ है OS, यानी कि ये डिलीट कर दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन, ये डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। OS लिखा हुआ ना इस पर ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ड्यूरिंग द माइटोसिस ऑफ सोमेटिक सेल्स? माइटोसिस ऑफ सोमेटिक सेल्स में क्या नहीं होता? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, वो भी होता है, ठीक। और क्रोमोसोमस मूवमेंट, क्रोमोसोम का मूवमेंट भी होता है। साइनेप्सिस, लेकिन साइनेप्सिस मियोसिस का काम है, साइनेप्सिस मियोसिस का काम है, लेकिन माइटोसिस का नहीं। हमें पूछा गया गलत कौन है, तो द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट देखो, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नीट 2016, वेट अ मिनट, नीट 2016 का क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। A cell at telophase stage is observed a student in a plant brought from the field. He tells teacher that this cell is not like the cell the telophase. There is formation of cell plate at the and thus the cell contain more number of chromosomes as compared to other device. This would be, यानी कि ये बोल रहा है, एक बच्चे ने लाया एक प्लांट सेल, उन्हें उसने बताया उनको जो नॉर्मल माइटोसिस होती है उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो इस सेल में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो इस सेल में नहीं दिखा दे रहे हैं। इसमें क्या है? मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा है एट द एंड ऑफ, जब सेल ने डिवाइड की, एट द एंड ऑफ टीलोफेज। तो ये क्या है? इसको क्या कहते हैं हम? जब मोर देन क्रोमोसोम्स, ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा क्रोमोसोम्स एक सेल में पाए जाते हैं डिवाइडिंग सेल में, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पॉलीप्लॉइडी, उसे कहते हैं हम पॉलीप्लॉइडी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, नीट 2013 का क्वेश्चन, नीट 2013 का क्वेश्चन। स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन फिगर, एक स्टेज दिखाई गई है। सिलेक्ट द आंसर विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन द स्टेज विथ इट इज कैरेक्टरिस्टिक। हमें आंसर देना है इनमें से कौन इसको शो करता है, ठीक। ये बता रहा है ये एक टीलोफेस है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस इज नॉट रिफॉर्म्ड। नहीं, ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है। टीलोफेस न्यूक्लियर इन्वेलोप फॉर्म गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हाँ न्यूक्लियर इन्वेलोप फिर से बना है, गोल्गी फॉर्म फिर से बना है। ये टीलोफेस है, एनाफेस भी नहीं है, साइटोकाइनेसिस भी नहीं है। साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल ने डिवाइड किए, ये भी नहीं है, टीलोफेस है। लेकिन इसमें एंडोप्लाज्मिक, इसका आंसर दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म, लेकिन न्यूक्लियस रिफॉर्म होता है और गोल्गी बॉडी रिफॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे माइटोसिस के क्वेश्चंस, माइटोसिस के क्वेश्चंस। अब हम उठाते हैं मियोसिस के क्वेश्चंस, अब हम उठाते हैं मियोसिस के क्वेश्चन। दस नीट 2022, नीट 2022 का क्वेश्चन। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कब होता है, ठीक। वो होता है साइटस विथ क्रॉसिंग ओवर ओकर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वहीं पर हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वहीं पर हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। रिगार्डिंग
meiosis, regarding meiosis, which of the statement is incorrect? मियासिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें इनकरेक्ट है? ठीक, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस, हाँ 4 सेल्स बन जाएंगे, 2022 का क्वेश्चन है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, 1 इन मियोसिस सेकंड, ये भी ठीक है। हमसे रॉन्ग पूछा गया है, हमसे रॉन्ग पूछा गया है। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन ओकर्स इन एस फेस, अब नहीं नहीं नहीं, वो प्रो फेस में बनते हैं, मियोसिस सेकंड में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, तो ये गलत है, हमसे गलत ही पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस लेक्चर, लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस लेक्चर, 2021 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो 38 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, उसमें से एक आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी ज्यादा है, आउट ऑफ सिलेबस भी था, जिस पर मैंने क्रॉस लगाया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 37 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर करवा दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच स्टेज ऑफ मियोटिक फेस, विच स्टेज ऑफ मियोटिक फेस शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा एंड इट इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा कहाँ होता है? वो होता है हमारा डायाकाइनेसिस में। कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है? वो होता है हमारा डायाकाइनेसिस में। नीट 2021 का और एक सवाल, नीट 2021 का और एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज meiosis involves division of centromere, division of which of the following stages of meiosis involves division of centromere, division of centromere कहाँ होगा? meiosis फर्स्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपका meiosis फर्स्ट में division of centromere नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया था मेटाफेज के एनाफेज में, मेटा नहीं प्रो यानी कि माइटोटिक फेज के, माइटोटिक फेज के एनाफेज में, माइटोटिक फेज के एनाफेज में, माइटोसिस का जो एनाफेज है उसमें में होता है हमारा क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, लेकिन वो सेम होता है एनाफेज ऑफ सेकंड के, यानी कि एनाफेज सेकंड में होता होगा हमारा क्या होगा? हमारा डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होगा, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होगा। नीट 2020, नीट 2000 यानी कि अगर 21 में देखो आप, माइटोसिस से आए थे 3 क्वेश्चन, मियासिस से आए 2, यानी कि 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। अब देखोगे आप ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे आते हैं इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये कंसेप्चुअल, कंसेप्ट क्लियर है, आसानी से बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, मेज द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू मियोसिस, हमें ये मेज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक, ज़ाइगोटीन, ज़ाइगोटीन में होगा साइनेप्सिस, एक आएगा 4, नहीं नहीं साइनेप्सिस नहीं होगा, साइनेप्सिस कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 29, हाँ साइनेप्सिस से होगा, साइनेप्सिस होगा, साइनेप्सिस से होगा, ज़ाइगोटीन में होगा साइनेप्सिस। इसमें देखो यानी कि पहले का आएगा 4, पहले का आएगा 4, गलत, पहले का 3, 2, 1, पहला ही ऑप्शन चेक करने से हमारा आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, डेजोलेशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? डेजोलेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल डेजालो कहाँ पर होता है? वो होता है डिप्लोटीन में, वो होता है हमारा डिप्लोटीन में, यानी कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर दोगे। 2020 का और एक क्वेश्चन, 2020 ज्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, ज्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक्स प्लेस, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन जाता है? जब दो सेल्स को ग्लू की तरह चिपका के रखता है, आपस में बांध के रखता है, वो होता है जाइगोटीन में। इजी क्वेश्चन, वो होता है हमारा जाइगोटीन में। क्वेश्चन नंबर 32, द स्टेज, ये है नीट 2018 का क्वेश्चन, द स्टेज ज्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द स्टेज ज्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिगिनस इज, वो कौन सा स्टेज है जहां पर पेयर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, वो है डिप्लोटीन। सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट कहाँ होंगे? वो होंगे हमारे डिप्लोटीन में, वो होंगे हमारे डिप्लोटीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक, पेचिटीन, पेचिटीन में हमारा क्या होता है? पेचिटीन में हमारा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर।
पहले का आएगा तीसरा, पहले का तीसरा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2016 का इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है पेजिटीन में, क्रॉसिंग ओवर होता है पेजिटीन में। चलिए अब क्वेश्चन 3 4 ही बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नीट 2015 का, ये था नीट 2016 का, नीट 2015 का क्वेश्चन। सिलेक्ट, ये भी हमें मैच करनी, इसमें ज़्यादातर मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और वो आसान होते हैं। जब जब आपको कंसेप्ट पता होगा आसानी से बन जाते हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, साइनेप्सिस अलाइंस द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस साइनेप्सिस कहाँ होता है? जाइगोटीन में। पहले का आएगा तीसरा, पहले का आएगा दूसरा, यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर ए विल बी एलिमिनेटेड। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीनस वो होता है G2 फेज में। आरएनए एंड प्रोटीनस का सिंथेसिस होता है G2 फेज में। वो दूसरा का आएगा, दूसरा का आएगा हमारा तीसरा, दूसरा का तीसरा, इसमें भी है, इसमें, यानी कि ऑप्शन सी विल बी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन सी खत्म हो जाएगा। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस कहाँ होता है? वो होता है पेचिटिन में। एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेस एंजाइम वो पेचिटिन में होता है, और डी का आएगा चौथा, यानी कि ऑप्शन डी, सी का पांचवा, डी का चौथा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बी भी नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 2015, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ म्यूस इन करेक्ट ऑर्डर। हमें करेक्ट ऑर्डर में करना है, करेक्ट ऑर्डर में करना है। क्रॉसिंग ओवर, यानी कि पहले आएगा साइनेप्सिस, पहले आएगा हमारा साइनेप्सिस, पहले आएगा हमारा साइनेप्सिस, फिर आएगा हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है हमारा टर्मिनलाइजेशन, ये आएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आएगा डिसअपीयरेंस, यानी पहले आएगा ये दूसरे नंबर पर। बी ए सी डी, बी ए सी डी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द एंजाइम रिकॉम्बिनेस इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। किस स्टेज में रिकॉम्बिनेस एंजाइम का जरूरत पड़ती है पेजिटेन में? 2014 का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्सिड, वो कॉम्प्लेक्स जो साइनेप्सिस के दौरान बन जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोसोम, जिसे कहते हैं हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या बाइवेलेंट कॉम्प्लेक्स। ये भी थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, योर चॉइस, आप इसको करोगे या नहीं करोगे। और फिर भी आप याद रखना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसे कहते हैं हम साइनेप्स, और एक और नाम है उसका बाइवेलेंट। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर विथ ऑल नोट्स, सारे नोट्स, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, और एक क्वेश्चन मैंने बताया था आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो नहीं करना है, यानी कि 37 क्वेश्चन विथ 37 PYQs, 37 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पर करवा दिए। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक। लेकिन मुझे चाहिए आपसे क्या, सब्सक्राइब, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीट प्रेप हब नाम की चैनल जो है मेरी, इसको आप सब्सक्राइब कर दोगे, इसे आप सब्सक्राइब द चैनल, ठीक। तो थैंक यू, आपने लेक्चर ज्वाइन किया, थैंक यू, आपने लेक्चर ज्वाइन किया। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट धमाकेदार वन शॉट चैप्टर में, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।